हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियोस में हमने कवर किया है अकाउंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो आज हम करेंगे उनके कुछ बचे हुए टर्म्स को कवर और एक एक टर्म्स का मतलब समझेंगे। इसके अलावा भी जो भी टर्म रह जाते हैं, जैसे मैंने बताया, हर सब्जेक्ट की एक अपनी वोकैबुलरी है और उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इन सारे वर्ड्स को एक वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। जो चीज़ें हम कवर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज बचे हुए जो छोटे छोटे टर्म्स आते रहेंगे, बहुत सारे टर्म्स अकाउंटेंसी में, तो उनको हम एक रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर जहां जहां भी इवॉल्व होंगे, मैं आपको उन सारे टर्म्स का मतलब बताता जाऊंगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि हाँ ये टर्म मेरे को सर और बता दीजिए या एक पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग और अच्छे से क्लियर कर दीजिए, तो आप कमेंट में मेरे को डालते जाइएगा और मैं उन सब पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे जो हमारे बचे हुए टर्म्स हैं इस चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको कवर करने दे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहला टर्म आता है दैट इज स्टॉक एंड इन्वेंट्री। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये स्टॉक और इन्वेंट्री क्या अलग अलग चीजें हैं या दोनों सेम चीजें हैं। इन रियल लाइफ या डे टू डे लाइफ, अपने डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, कहीं पर भी बात करते हैं तो हम स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों को ही एक जैसा मान के बताते हैं कि हमारे घर में भाई चीनी का स्टॉक इतना रखा है, दुकान पे सामान इतना है, तो वो स्टॉक है या इन्वेंट्री है। इन रियल लाइफ हम दोनों को एक जैसा यूज करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि दोनों अलग टर्म है। कैसे अलग है, पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक आपका एक बहुत ही नैरो टर्म होता है, नैरो इन द सेंस जहां पर हम बात करते हैं छोटा टर्म, इसके मतलब एक लिमिटेड होते हैं, वेयर एज इन्वेंट्री हैज अ लार्जर स्कोप। जैसे आप बात करो कि अगर स्टॉक हम वेन डायग्राम से देखें तो एक इतना बड़ा टर्म है, तो इन्वेंट्री आपका बड़ा टर्म है। इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्टॉक इन इटसेल्फ। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आ जाता है, स्टॉक इन्वेंट्री का पार्ट होता है। अब ये होते क्या है, एक एक करके देखिए। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक का मतलब वो सामान जिसको हम बिजनेस में खरीदते हैं बेचने के पर्पज से, वो चीज जिसमें हम बिजनेस में डील करते हैं, जिस चीज की हमारी दुकान है। अगर हमारी दुकान एक मेडिकल स्टोर की है तो जितना भी हमने मेडिकल का इक्विपमेंट, मेडिसिन, ये सारी चीजें खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, ताकि हम इसको कस्टमर को रीसेल कर सके। तो ये हमारे कहलाते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या है, उन चीजों को खरीद के रखना और उनको बेचने के लिए जो भी हम सामान खरीदते हैं, तो वो जो बच गया हमारे पास, जिसको अभी तक हमने सोल्ड नहीं किया है, इट इज द टोटल अमाउंट of those goods which are still unsold with the business। बिजनेस पास अभी भी सोल्ड नहीं हुए हैं। अब अगर आप साल के पहले दिन देखोगे तो साल के पहले दिन जितना सामान दुकान में पड़ा हुआ है जिसको हमें बेचना है, तो वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। और अगर साल के आखिरी दिन आपने आया और आखिरी दिन देखा कि कितना सामान अभी भी बचा हुआ है, 31 मार्च पे आप आए और चेक किया कितना सामान बच गया है, अभी भी ये सोल्ड नहीं हुआ, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक समझ में आया, वो सामान जिनको हम बेचने के लिए दुकान में लाते हैं उनमें से कितना बचा हुआ है, वो जो अभी सोल्ड नहीं हुआ, दैट इज स्टॉक। किस चीज का, जो सामान हम खरीद के लाए हैं दोबारा बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, उनमें जो सामान बच गया वो स्टॉक कहलाएगा। अब इन्वेंट्री क्या होता है, इससे बड़ा टर्म है, क्योंकि हर सामान हमारी दुकान में जो होगा वो हम बेचने के लिए तो नहीं लाते। कई ऐसे होते हैं जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में है। और एक और आप बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिए कि जब हम रिटेल बिजनेस की बात करते हैं तो जो स्टॉक वर्ड है वो रिटेल में ज्यादा यूज होता है, यानी जहां पर हमारी छोटी सी दुकान होती है, हम सामान को खरीदते हैं और वापस बेच देते हैं, तो वहां पर स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो सारा सामान खरीद के रखा है, क्यों रखा है, बेचने के लिए, और कोई सामान होता नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री टर्म हमारा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के केस में यूज होता है। मैन्युफैक्चरर्स क्या यूज करते हैं, इन्वेंट्री यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर उनके पास हर सामान खरीद के बेचने के लिए नहीं आता। वो क्या करते हैं भाई, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उससे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर कर दो, उसके बाद उसको सेल आउट करते हैं। तो इन्वेंट्री एक बड़ा टर्म है जहां पर आपके दुकान में रॉ मटेरियल कितना रखा है वो भी काउंट होगा, आपके दुकान में सेमी फिनिश्ड गुड्स कितने रखे हैं। सेमी फिनिश्ड मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको बोलते हैं ना आधा काम हो गया। जैसे अगर हम मिठाई की दुकान की बात करें तो खोया है, मिठाई वाले ने, अगर हलवाई ने खोया बना रखा है तो वो मिल्क रॉ मटेरियल हो गया, मिल्क खरीदते हैं, फिर उससे खोया बनाते हैं और खोए बनाने के बाद उसको हम मिठाई में कन्वर्ट करते हैं, तो मिठाई हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट।
खोया क्या हो गया, सेमी फिनिश्ड गुड, और मिल्क क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो हमारे पास तीनों टाइप के गुड्स हो सकते हैं हमारी दुकान में। एक आज के डेट पे अगर हम बात करें तो हमारी दुकान में दूध भी रखा हो सकता है, खोया भी रखा हो सकता है, और मिठाई भी बनी बनाई रखी हो सकती है। तो वो कहलाएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ऑफ मिल्क अगर देखोगे तो रॉ मटेरियल हो गया। तो इन्वेंट्री क्या हो सकती है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, सेमी फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है, और फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम तीनों चीजों को इंक्लूड करते हैं भाई। जो बचा हुआ सामान है वो रॉ मटेरियल भी बचा हो सकता है, फिनिश गुड्स भी बचे हो सकते हैं, जो मिठाई बची हुई रखी है, और खोया भी बचा रखा है, वो आधा फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप मिठाई की दुकान पे जाइए और आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, चिप्स मिल गया, आपने चिप्स खरीद लिया। अब वो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स तो हमने बनाई नहीं, वो तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो हम खरीद के लाते हैं और बेचते हैं। तो वो क्या हो गया, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसीलिए वर्ड स्टॉक को स्टॉक इन ट्रेड भी बोला जाता है। मतलब वो चीजों का सामान, वो चीजों का हमारे पास अमाउंट होना, कलेक्ट होना, जिनको हम खरीद के लाते हैं बेचने के लिए दोबारा। ठीक है, तो वो स्टॉक है। इन्वेंट्री क्या है, ज्यादातर हमारी दुकान का जो भी सामान रखा है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश गुड्स हो, फिनिश गुड्स हो, और या फिर स्टॉक हो, स्टॉक भी बचा है तो उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। उन सब का कंपोजिट हम बना लेते हैं तो वो कहलाता है इन्वेंट्री। ठीक है, समझ में आया। तो स्टॉक एक छोटा कॉन्सेप्ट है, यहां पर हम उन्हीं चीज को काउंट करते हैं जो कि रीसेल के लिए खरीदा। इन्वेंट्री में हम हर चीज को काउंट करते हैं कि हमारी दुकान पे आज के टाइम पर ये कितना है, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर टोटल कितना सामान हमारी दुकान में है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो यानी सेमी फिनिश गुड्स का हो, और या फिर वो स्टॉक का हो। ठीक है, क्लियर है। इन्वेंट्री और स्टॉक का डिफरेंस हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। इसके लिए हम एक अलग पेज ले लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब, ट्रेड का मतलब वर्ड आया, ट्रेड से क्या मतलब समझोगे आप, दोनों वर्ड का अगर मीनिंग बाइफरकेट कर लीजिए तो आपको और इजी हो जाएगा। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, और रिसीवेबल का मतलब आपको पता होगा, रिसीव और नॉट टू बी रिसीव्ड, एनीथिंग विच इज टू बी रिसीव्ड। अब ट्रेड रिसीवेबल वर्ड क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और रिसीवेबल का मतलब हो गया विच इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में मिलना बाकी है। तो भाई खरीदने और बेचने में जब भी आपको फ्यूचर में कुछ अमाउंट मिलना बाकी हो तो वो कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। तो कब मिलेगा, जब आपने उधार पे सोल्ड किया होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया, व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। जब आप उधार पे कोई सामान बेच दो या सर्विस दे दो किसी को तो उसको बोलते हैं, अब बेच तो दिया, सर्विस भी दे दी, तो पैसा फ्यूचर में मिलेगा, हमें मिलना बाकी है, तो वो अमाउंट कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। यानी गुड्स को बेचने के बाद और सर्विस को देने के बाद अगर फ्यूचर में किसी पर्सन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी इंस्टीट्यूशन से अगर हमें कुछ पैसा मिलना है तो वो कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। अब इसके यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि दो पार्ट हो जाते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में आपके दो पार्ट हैं, एक आता है डेटर्स और एक आता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल्स। अब डेटर और बिल रिसीवेबल क्या होता है, देखिए आपने अगर किसी कस्टमर को गुड्स उधार पे भेज दिए हैं तो वो कस्टमर का नाम आप अपने अकाउंट्स में लिख लेते हो कि हमने गुड्स मिस्टर ए, मिस्टर बी या मिस्टर सी किसी को भी बेच दिया है। तो आप दुकान में नाम लिख देते हो, खाता खुलवा लेते हो कि उधार पे भैया कल दे देंगे पैसे। तो वैसे ही अगर आपने किसी को बेचा और आपने कस्टमर का नाम अपनी बुक्स में लिख लिया कि हाँ ये गुड्स बेचा है और आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद पैसा दे देना भाई, या 1 हफ्ते बाद पैसा दे देना, तो वो पर्सन कहलाएगा डेटर। डेटर कौन होते हैं, दोज पर्सन और दोज ऑर्गेनाइजेशन टू होम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, और उनका नाम सिंपली हमने अपने अकाउंट्स में लिख लिया होता है, यानी अपनी बुक्स में नाम उनका दर्ज कर लिया है
कि फला फला पर्सन को हमने इतना सामान बेचा है और इनसे इतना पैसा मिलना बाकी है। लेकिन नाम कब लिखते हो? जब आप उस कस्टमर को जानते हो, कहीं ना कहीं पर्सनल टच है या उससे आपके फ्रेंडशिप है, आप कहीं ना कहीं उससे फेमिलियर हो कि ये पर्सन पैसा लेके भागेगा नहीं। लेकिन जहां पर ट्रस्ट नहीं होता, अगर कोई और पर्सन ऐसा आ जाए हमारी शॉप पर जिस पर हम जानते हैं कि यार ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, पता नहीं इसको पैसे उधार पे दे, हम गुड्स बेच दें और ये बाद में पैसा वापस करे या ना करे, तो ऐसे में हम उसके ऊपर एक लीगल बिल बना देते हैं कि भाई आप सामान खरीद रहे हो, कोई बात नहीं, आप सामान खरीदिए, उधार में मैं बेच रहा हूँ, लेकिन ये बिल बना दिया, इसमें नाम आपका भी लिख दूंगा, अपना भी नाम लिखूंगा, दुकान का नाम होगा, क्या सामान खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, कितने दिन के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, अपना आपको साइन करवाऊंगा और अपनी दुकान का स्टैम्प भी लगाऊंगा, लीगल बिल बन जाएगा। तब लीगल बिल बनने के बाद वो क्या हो गया? बिल रिसीवेबल हो गया, कि हमने उसको बिल दे दी, ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखी, डुप्लीकेट कॉपी कस्टमर को दे दी कि भाई आपको 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम के अंदर आप पेमेंट कर देना। अब बिकॉज बिल बन गया है तो हम नाम नहीं लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे? बिल का नंबर लिख देते हैं कि इस बिल से पैसा मिलना बाकी है। तो जब भी आप गुड्स उधार पे बेचोगे, या फिर आप कस्टमर का नाम लिखोगे या उसके ऊपर बिल बना दोगे। नाम लिखा तो वो डेटर कहलाएगा, बिल बना दिया तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा। रिसीवेबल क्यों? क्योंकि उस बिल से हमें पैसा मिलेगा। तो ये हमारे एसेट होते हैं, समझ आया? ट्रेड रिसीवेबल या इसी को अकाउंट्स रिसीवेबल भी बोलते हैं। क्या होता है? जब भी आप किसी को गुड्स या सर्विस उधार पे देते हो तो आप उसको पैसा चार्ज करोगे, फ्यूचर में मिलना आएगा, तो मिलना बाकी है तो आपके लिए ट्रेड रिसीवेबल है। अब अगर आपने कस्टमर का नाम लिखा है तो वो डेटर कहलाएगा, और अगर आपने उसके ऊपर बिल बना दिया था तो वो बिल रिसीवेबल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका ट्रेड पेबल आता है भाई। अगर आप ट्रेड पेबल देखेंगे, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड का मतलब अभी हमने देखा बाइंग एंड सेलिंग, पेबल का मतलब जो हमें पे करना है। तो जब भी आप गुड्स उधार पर परचेज करते हो या कोई सर्विस लेते हो उधार पे, तो whenever a business purchase any goods और टेक्स एनी सर्विसेज ऑन क्रेडिट, ले लिया है गुड्स या सर्विस ले ली और बोला पैसा 1 हफ्ते बाद पे कर देंगे, 2 हफ्ते बाद पे कर देंगे, 1 महीने बाद पे कर देंगे, तो वो हो जाता है हमारे लिए ट्रेड पेबल्स। ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करना बाकी है। अब इसमें भी फिर से वही चीज, 2 चीजें कि अगर सिर्फ नाम लिखा है या बिल बना दिया है, अगर सिर्फ नाम लिखा है कि भाई हमने इस दुकान से या इस डिस्ट्रीब्यूटर से या फलाना फलाना सप्लायर से इतना माल खरीदा है, इतना सामान खरीदा है, इतने गुड्स खरीदे हैं बिजनेस के लिए, तो अगर सिर्फ नाम लिख के रखा है कि हमें इस पर्सन को इतना पैसा पे करना है या इस दुकान वाले को इतना पैसा पे करना है, क्यों पे करना है? क्योंकि हमने उससे उधार पे खरीदा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा, देनदार हो जाएगा। ठीक है, और डेटर देनदार होता है, क्रेडिटर लेनदार होंगे। और बिल्स पेबल, भैया अगर उस दुकान वाले ने, उस सप्लायर ने हम पे ट्रस्ट नहीं किया और हमारे ऊपर बिल बना दिया कि नहीं भैया आप ले लीजिए, उधार पे खरीदिए, लेकिन इतने टाइम पर पेमेंट कर दीजिएगा, इसका बिल रखा है, तो जब बिल बन जाएगा तो मेरे को उसके नाम से मतलब नहीं है, तब मेरे को बिल का पेमेंट करना है कि ये बिल आया है, उसका पेमेंट करना बाकी है, 2 महीने में 3 महीने में पेमेंट करने, तब वो बन जाएगा बिल्स पेबल। तो अगर मैंने दुकान वाले का नाम लेकर रखा है, कोई बिल नहीं बनाया, तो वो हमारा क्रेडिटर है जिससे भी हमने खरीदा था, सप्लायर थे। और अगर उस सप्लायर ने हमारे ऊपर एक बिल बना दिया है बिजनेस के ऊपर कि आप 2 महीने में पेमेंट कर दीजिएगा, तब हमारे लिए वही हो गया बिल्स पेबल। तो क्या हो गया? हमारे अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में डिफरेंस क्या है? ट्रेड रिसीवेबल मतलब जब आप उधार पे सर्विसेज देते हो, कस्टमर को बेचते हो सामान, तो कस्टमर से जब पैसा मिलेगा फ्यूचर में आपको, तो वो कहलाएगा मिलना बाकी है, यानी ट्रेड रिसीवेबल है या डेटर है या बिल रिसीवेबल। और जब आप उधार पे खुद खरीदते हो एज अ बिजनेस, आपने भी सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से उधार पे सामान लिया या उधार पे सर्विसेज ली, तो आपको फ्यूचर में पे करना है उन पर्सन्स को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस सप्लायर को, तो वो आपके क्या हो गए? ट्रेड पेबल्स। क्लियर है? तो हम वापस आते हैं स्लाइड 1 पे। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल क्या होते हैं। देन हम आते हैं सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है।
सॉल्वेंट आता है आपका वर्ड सॉल्युबल से, सॉल्युबल हो जाना मतलब घुल जाना, पिघल जाना, मिल जाना, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट कोई पर्सन कब होता है, जब आप सॉल्वेंसी या इनसॉल्वेंसी के सिचुएशन में आ जाएं। अब इसका मतलब क्या है सर, सॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपने जो उधार लिए हैं वो आप पे कर सकते हो। मतलब अगर मैंने कोई भी चीज उधार लिया, मैंने मान लीजिए कार उधार ली है, मतलब ईएमआई पे खरीदी है, उधार क्या मतलब ईएमआई पे खरीदी है, मेरे पर बर्डन है, डेट्स है, या मैंने बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया है कि एक और दुकान बढ़ा लेता हूं, उसमें ये एसेट लगेंगे, और उस लोन को पे करने में मैं अगर सक्षम हूं, मेरे पास इतने कैश फ्लोज है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है कि मैं वो पेमेंट्स कर दूंगा, जब भी उसका टाइम कंप्लीट होगा उससे पहले मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, तो मैं क्या कहलाऊंगा, सॉल्वेंट। मेरी सिचुएशन क्या है, सॉल्वेंसी। ठीक है, तो सॉल्वेंट हूं मैं, और मैं पर्सन हो या बिजनेस कोई भी हो, तो वो सॉल्वेंट कब हो गया, जब वो इस सिचुएशन में है कि वो अपने सारे डेट्स को पे कर सकेगा। When a person or the business are in the position to clear their debts, they are called solvent. If a person or a business is not in a situation to clear their debts, they are called insolvent. अगर मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं कि भाई मैंने जो उधार लिया मैं पे कर सकूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, इंसॉल्वेंट। मेरी सिचुएशन क्या है, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन है। तो इंसॉल्वेंट मतलब जो कि उधार अपना पे ना कर सके, मतलब जो भी उसने उधार लिया, बैंक से लोन लिए, या जो भी डेट्स हैं उसके, वो उनको अगर क्लियर नहीं कर सकता, उनको पे ऑफ नहीं कर सकता, तो वो क्या है, इंसॉल्वेंट। पे कर सकता है तो सॉल्वेंट है। क्लियर है, माल्या बन गए तो इंसॉल्वेंट, और अगर टाइम पे कर दे रहे हैं तो सॉल्वेंट। फिर आते हैं बाकी हमारे टर्म्स, जैसे गुड्स। गुड्स के बारे में बच्चे कहते हैं सर ये गुड्स क्या है, गुड्स को अकाउंट्स में तो कहीं दिखाते नहीं। गुड्स क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। गुड्स आपके दुकान का वो सामान है जिसको आप खरीदते हो बेचने के लिए। एज अ बिजनेस आप सिर्फ दो चीजें खरीदते हो। दो चीजें क्या, आप सर बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, नहीं, सिर्फ दो ही चीज खरीदते हो। क्या खरीदते हो, एक तो दुकान का सामान खरीदो, जिस चीज में आप डील करते हो। अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो आप कपड़े बेचने के लिए कपड़े खरीदोगे ना, तो वो आपका गुड्स है। अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो आपने मेडिसिन और जो भी इक्विपमेंट्स है मेडिकल के वो खरीदा, तो वो क्या है, आपके गुड्स हैं। अगर आपका स्टेशनरी की शॉप है तो आपने कॉपी, बुक्स, पेंसिल, पेन, एवरीथिंग दैट यू बाय इज योर गुड्स। क्यों, क्योंकि उनको आप अपने यूज के लिए नहीं खरीदते हो, उसको आप बेचने के लिए खरीदते हो। तो गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, दीज आर दोज थिंग्स दैट द बिजनेस बाय फॉर रीसेल पर्पस, जिनको दोबारा बेचने के लिए हम खरीदते हैं, वो हमारे गुड्स कहलाते हैं। और जो चीज हम खरीदे जिसको हम बेचेंगे नहीं, अपने बिजनेस में यूज करेंगे, वो हमारे एसेट हो जाते हैं। जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, ये सारी चीजें हम कई बार खरीदते तो हैं बिजनेस में, लेकिन इनको बेचते नहीं है, इनको यूज करते हैं। तो जो भी सामान हमने बिजनेस में खरीदा बेचने के लिए, वो हमारा गुड्स है। क्लियर है। इसके अलावा आपने देखें यहाँ पे टर्म मिट गया है, ये टर्नओवर एक टर्म आता है। टर्नओवर का मतलब आप समझिएगा, टर्नओवर। टर्नओवर बच्चे कहते हैं इस कंपनी का टर्नओवर 2 लाख करोड़ का था, या कभी कभी देखो ना, टर्नओवर बहुत कॉमन वर्ड है। तो टर्नओवर का मतलब लोग समझते हैं प्रॉफिट से। बच्चे आप लोग प्रॉफिट समझते हो, नहीं, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल। तो किसी भी एक गिवन पीरियड में टोटल सेल कितनी होती है किसी बिजनेस की, वो कहलाता है उसका टर्नओवर। कि मंथली टर्नओवर कितना है, यानी मंथली सेल कितनी है। एनुअल टर्नओवर कितना है, यानी एनुअल सेल कितनी है। हाफ ईयरली टर्नओवर कितना है, हाफ ईयरली में सेल कितनी है। डेली टर्नओवर कितना है, तो डेली सेल कितनी होती है। तो एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर टोटल कितनी सेल होती है, वो कहलाता है उस फर्म का टर्नओवर। क्लियर है। लाइव स्टॉक, ये बहुत अच्छा टर्म है। लाइव स्टॉक, जैसे लाइव का मतलब जिंदा, जिंदा सामान हमारी दुकान में। तो जिंदा सामान क्या होता है, इंसान ही होगा, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे तो हम इंसान को लाइव स्टॉक नहीं मानते। हम अपने बिजनेस में अगर किसी एनिमल, कैटल्स का यूज करते हैं तो वो कहलाता है हमारे दुकान का लाइव स्टॉक। जैसे कई जगह आप देखोगे तो बुलक कार्ट्स का यूज होता है, हॉर्स का यूज होता है, म्यूल्स का यूज होता है, या अदर एनिमल्स का हम कहीं ना कहीं बिजनेस में यूज करते हैं।
अब कसाई की दुकान में उसका जो कई बार होता है, बच्चे कहते हैं वो भी स्टॉक है, लाइव स्टॉक, हाँ बिल्कुल वही लाइव स्टॉक है, ठीक है। तो ऐसे में लाइव स्टॉक मीन्स एनिमल्स दैट वी यूज इन द बिजनेस, ठीक है। तो ये टर्म्स समझ में आए आपको, आई होप ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो मेन टर्म्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पिछले की वीडियो को आप रेफर करिएगा, इससे पहले जो वीडियोस आए हैं उनमें आप देखोगे, और जो बचे हुए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनको आज हमने कवर करने की कोशिश की। तो आई होप समझ में आया होगा, इसको रिवाइज करिए, और अगर कोई और टर्म आपको लगता है ऐसा कि नहीं आ रहा है तो हम उसको दोबारा कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को वीडियोस में बता दीजिए आप और किसी टर्म के बारे में अगर जानना चाहते हैं। सो टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।